हमने से पहले क्या पढ़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोगों ने देखा कि कैसे एक कंपनी आई, मुगलों ने उस कंपनी को किस तरीके से पहले मना करा, फिर वो आए। पहले तो वो काम करते रहे, ठीक है ना, पहले तो वो क्या करते रहे, केवल काम करते रहे भारत के अंदर। आपने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे यूरोपियंस हमारे देश के अंदर आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांस के लोग आए हमारे देश के अंदर। कैसे जेम्स एक ने परमिशन दी, जाओ जाकर कंपनी बनाओ देश के अंदर। आपको याद होगा एक बहुत खतरनाक बंदा आया था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने कितनी चालाकी से बंगाल का जो वो किंग था उसको कैसे उसको हराया बैटल ऑफ प्लासी के अंदर, जो 1757 की हुई थी, है ना। कैसे हुई थी? 1757 के अंदर हुई थी। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जिसके अंदर पूरा बंगाल किसके कंट्रोल में आ गया था? अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था। अंग्रेजों ने मद्रास के अंदर लड़ाई लड़ी, है ना। अंग्रेजों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, मराठाओं से लड़ाई लड़ी, और उस सब कुछ करने के बाद ये अपने कंट्रोल के अंदर इन्होंने ले लिया। यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका था कैसे कंपनी राज भारत के अंदर चालू होता है। यहां तक सबको समझ में थी ना? यहां तक क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई थी, कैसे कंपनी आई, कंपनी ने राजबाज करा। अब कंपनी का ये कंपनी कैसे क्राउन के पास चलेगी, ये कंपनी को कैसे डिसॉल्व करा गया, कंपनी की ऐसी क्या क्या चीजें हुई। यहाँ पर हम किसी भी वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल, जनरल का नाम याद नहीं करेंगे। हाँ, तीन बंदों का नाम मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको हर हर गवर्नर जनरल की घटना बताऊंगा कि उसके टाइम पीरियड में क्या हुआ। मेरा अगला टॉपिक यही है कि इस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ है, ठीक है ना, क्या बड़ी घटनाएं हुई थी। अब आपने समझना है कि कंपनी डिसॉल्व कैसे हुई है। समझ में आ गया? और ये कैसे सारा क्राउन के पास चला गया, कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के ऊपर राज करा। वो 200 साल का जो राज कहते हैं वो राज कैसे हुआ। अभी आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जो रॉबर्ट क्लाइव है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने कैसे बैटल ऑफ प्लेसी को जीता, बैटल ऑफ बक्सर को जीता, वो साउथ के अंदर गया, उसने टीपू सुल्तान वो सबको हराया, वहां से उसके फादर को हराया, कैसे उसने सिख अंपायर को हराया, और किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में अपना एक दबदबा बना लिया। तो इस व्यक्ति का नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव है। क्या नाम है इसका? रॉबर्ट क्लाइव है। अब रॉबर्ट क्लाइव साहब क्या करते हैं? ये पहले बनते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। ये एक उपाधि होती है एक तरीके से। जैसे मान के चलिए कंपनी का कोई सीईओ है, हम सीईओ बोलते हैं, किसी को हम एमडी बोलते हैं, किसी को बोलते हैं सीएफओ है। तो इन्होंने एक टर्म बनाई, इसको बनाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल 1757। बहुत ध्यान से आप समझना, क्या नाम है इसका? गवर्नर ऑफ बंगाल। तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। क्यों? क्योंकि उसने बंगाल को जीत लिया था। एक्चुअली बेटा इस समय तक क्या हो रहा था, नवाब राज करता था। जो नवाब थे वो लोग उसको राज करते थे, जो नवाब थे। लेकिन नवाब तो हार चुका है, नवाब तो हार चुका है। अब नवाब जो है उसको तो हटा दिया उन लोगों ने, खुद की एक अपनी बड़ी ताकत बना ली कि मैं यहाँ का क्या हूँ? गवर्नर हूँ। मैं क्या हूँ? यहाँ का गवर्नर हूँ। इसने एक बहुत बड़ी घटना करी 1765 के अंदर। अभी तक तो देखो ना, अभी अभी वॉर उसने जीती है। आप समझ रहे हो कि उस टाइम पे इतना टाइम पीरियड क्यों लग रहा है, तुरंत फैसले क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि उनको ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहीं पे और है, मद्रास प्रेसिडेंसी कहीं और पे है। 1765 के अंदर एक बहुत बड़ी घटना होती है। क्या नाम है इसका? 1765 के अंदर ड्यूल गवर्नमेंट आती है बंगाल के अंदर। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि ड्यूल गवर्नमेंट क्या होती है, कि ड्यूल गवर्नमेंट क्या है, ड्यूल गवर्नमेंट क्या है, ड्यूल गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, बहुत बार सुना होगा। इसको कौन लेके आया था? रॉबर्ट क्लाइव। ये ज्यादा टाइम तक चली नहीं, ये 1765 में आई थी और 1772 में इसको खत्म कर दिया गया था। जानते हैं इसके अंदर क्या था ड्यूल गवर्नमेंट के अंदर? नहीं पता। देखो बेटा, आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज समझाई थी। क्या समझाया था? मैंने आपको ये बताया था कि सब कुछ खेल क्या है, सारा खेल था पैसे का। अब इस जमाने तक क्या होता था कि जो नवाब होता था बंगाल का, वो अपने लोगों से कर लेता था, उस कर से इकट्ठा करता था और वो ब्रिटिशर्स को दे देता था। जो कंपनी को वो दे देता था कि भैया जाओ और आप सारा का सारा आप वो ले लो। लेकिन इस टाइम तक अब क्या होने लग गया, ड्यूल गवर्नमेंट में क्या करा, रॉबर्ट क्लाइव एक ट्रिक लेके आया। इसने बोला जी हम हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हमने बैटल्स जीत लिए, हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है। इन्होंने बोला नवाब जी आप क्या चाहते हो? राजा बनना चाहते हो? बना दिया आपको राजा। सारी जिम्मेदारी आपकी। सारी जिम्मेदारी क्या रहेगी? आपकी रहेगी। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है सब आप देखोगे। सारा कौन देखेगा एडमिनिस्ट्रेशन? आप देखोगे। आप क्या करोगे फिर कंपनी?
हम क्या करेंगे, हम ना दीवानी राइट्स ले लेते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, दीवानी राइट्स। जितना भी रिवेन्यू कलेक्ट होगा वो सारा हमारा, रिवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे। आप आप क्या करो, आप करो निजामी राइट्स, आपको देते हैं निजाम राइट्स। आप निजाम करो, निजाम समझते हो क्या होता है, किसी का शासक। आप करो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारा आपका रहेगा, रिवेन्यू वाला क्या रहेगा, हमारा रहेगा। अगर आप इसको आज के कंटेक्स्ट में समझ लो, मैं आपको छोटा सा समझाता हूं। क्लास में मॉनिटर बना दिया किसी को, वो बच्चा क्या है, वो निजाम है। सारा पैसा किसके पास जा रहा है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के पास। स्कूल है ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ गए। ये औकात लगा के छोड़ दी उन लोगों ने राजाओं की कि तुम्हारे पास ये है। समझ गए यहां तक बेटा, समझ में आ गया आप। तो ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल आपको समझना है, क्योंकि बाद में खत्म भी होगी ये। ड्यूल गवर्नमेंट 1765 में आया है। 1765 में इसलिए आया क्योंकि 1757 में जब रॉबर्ट क्लाइव बना, रॉबर्ट क्लाइव इस नीति को लेके आया और इसने बोला कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की दो वो बनाते हैं। तो दीवानी राइट्स किसके पास गए, दीवानी राइट्स गए अंग्रेजों के पास, और निजाम राइट्स किसके पास चले गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले गए कि साहब आपको काम ये है। समझ गए बात का मतलब। अब देखो भाई क्या हुआ। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना भाई साहब, यहां पर बहुत करप्शन होने लग गया। कैसे करप्शन होने लग गया, मान लो राजा के पास गए, राजा ने बोला यार, राजा को बोला भाई तुझको 20 लाख रुपए देना है साल का हमारे को। उस जमाने की बात बता रहा हूँ, 20 लाख रुपया, 50-50 लाख रुपए लेते थे एक साल का इन लोगों से। वो कहते ना इंडिया सोने की चिड़िया थी, सच में वो सोने की चिड़िया थी। उस जमाने में एक साल का 50 लाख रुपए वो एक राजा से लेते थे। किसी से 40 लाख ले रहे हैं, किसी से 20 लाख ले रहे हैं, एक राजा से। वो राजा क्या करता था, सब कर इकट्ठे करता था, लोगों से काम करवाता था, वो पैसे वहां आगे देता था उनको। अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्राइब सिस्टम चालू हो गया, बहुत ही बेमानी आ गई पूरी कंपनी के अंदर। कंपनी के लोगों ने क्या सोचा, कंपनी जाए भाड़ में, हम अपना काम कर लेते पहले। समझ रहे हो ना, हम अपना काम कर लेते हैं। जैसे मान के चलो, आज भी हमारे साथ क्या होता है, मान के चलो कि मेरे पास कोई एक्स बंदा आया, उसने देखा यार सर तो पीपीटी है, ये वटरा मटरम है, चल भाई चालू करो, छोटा सा बोर्ड लगाओ बाहर, एसएससी की पढ़ाई है ना। उस जमाने में भी ऐसा ही हो गया। उन्होंने सोचा यार कर क्या रहे हैं, यहाँ से चाय ले रहे हैं चाइना से, यहाँ से नील ले रहे हैं, अंग्रेज बाहर जाके बेच रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हम भी यही करते हैं, करप्शन करते हैं। इस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो अंग्रेज अपना फायदा देख रहे थे, जो गोरे थे वो अपना फायदा देख रहे थे, वो कंपनी के लिए काम ना करके अपने लिए काम कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम कहीं गए, हमने मान के चलो हमने अर्बन क्लैब वाले बंदे को बुलाया, भाई घर की एसी की सर्विस करनी है। अब मैंने एक को बुलाया, मैंने बोला सारे कमरे के करेगा, कह रहा भैया कर दूंगा। मैं कहा कंपनी लेती है 500, तू ले ले 300। जैसे आप ओला उबर करते हो, क्या कहते हैं कि आप ओटीपी कैंसिल कर दो, हम राइड लेके चले जाते हैं। इस तरीके से वो ड्राइवर किसका सोच रहा है, अपना सोच रहा है, कंपनी का तो नहीं सोच रहा ना वो। उस जमाने में भी यही चीज हो रही थी, बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ता जा रहा था, हर बंदा अपने आप को बादशाह समझने लग गया था। ठीक है जी। अब जो ब्रिटिश की सरकार है उसकी नजर पड़ी इस कंपनी के ऊपर, पहले भी पड़ रही थी, मैंने आपको बताया था ना कि जो ये जो कंपनी है वो एमपीज को खरीद लेती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। समझ गए ना। आपको पता होगा पूरी दुनिया का ओल्डेस्ट जो डेमोक्रेसी सिस्टम है वो ब्रिटेन से ही आया है। इस जमाने में वहां पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और किंग अलग से काम करता था, क्राउन अलग से काम करता था, और पार्लियामेंट अलग से काम करती थी। क्राउन की यहाँ पर सॉरी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा यार कि ये कंपनी है जो ये इंडिया में काम कर रही है और यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, लेकिन पैसा आ तो सारा का सारा इंग्लैंड में ही रहा है ना। अब देखो भाई क्या हुआ। अब सबसे पहला आता है बंगाल बबल ऑफ 1769। घटनाओं का टाइम पीरियड याद रखना है, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सब तुम्हारे पेपर में आना है। 1757 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव बना। 1765 के अंदर वो लेके आया ड्यूल गवर्नमेंट, जिसमें निजाम राइट्स थे और दीवानी राइट्स थे। लेकिन कंपनी के अंदर करप्शन बढ़ता जा रहा था, और हुआ क्या, एक बबल था वो फूट गया, क्योंकि दो वॉर्स लड़ी, बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी, बैटल ऑफ बक्सर लड़ी अंग्रेजों ने, और उसके ऊपर से करप्शन इतना बढ़ चुका था, तो कंपनी तो घाटे में जाएगी, कंपनी तो घाटे में जाएगी। कंपनी घाटे में जाना स्टार्ट हो गई। कंपनी के इतने बुरे हालात हो गए कि 1772 के अंदर उनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ गई। उन्होंने बोला कि भैया हम तो बैंकरप्ट होने वाले हैं, कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। इंग्लैंड के अंदर हाहाकार मच गया, पार्लियामेंट के अंदर। आप एक बार सोच के देखो, आज इंडिया के अंदर अगर रिलायंस इंडस्ट्री फेलियर हो जाए, लोग रोड पे आ जाएंगे। या इन्फोसिस जैसी कंपनी, टाटा जैसी कंपनी, अडानी जैसी कंपनी, अगर वो अपना बंद करते हैं दफ्तर, तो क्या हालात होंगे देश के। समझ गए ना। उस जमाने में उनको 50-50 लाख तो एक राजा दे रहा था साल का,
तो ब्रिटेन तो पागल हो गया भाई, ये कौन सी कंपनी है जो बैंकरप्सी फाइल करने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो बड़ा परेशान हो गए। अब सबसे पहले, अब टाइम टाइम आप समझ रहे हो ना, 1772 आ गया। अब जब ये खबर वहां तक पहुंचती है, बिल्कुल अगले साल ये जो हुकूमत होती है पार्लियामेंट की, कहती है नहीं भाई, इस कंपनी को हम बंद नहीं कर सकते। ये कंपनी के लूप होल्स क्या है, चिटिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, उसको ठीक किया जाएगा। समझ रहे हो, उसको ठीक किया जाएगा। उसको ठीक करने के लिए ये लेके आते हैं, इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। क्या नाम है इसका? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसमें यह बताया गया, बेसिकली आपको बताऊंगा मैं आगे भी, इसमें यह बताया गया कि अब जो कंपनी अपना काम तो करेगी, हम कंपनी को कुछ नहीं कह रहे, जो कंपनी सामान बेचती है खरीदती है, मोनोपोली मोनोपोली पता है ना, एक कंपनी काम करेगी, सब करेगी, लेकिन हमारे कंट्रोल के अंदर, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके कंट्रोल के अंदर ये पूरा काम करेगी। ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। समझ में आ गया बेटा, क्या है ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फॉर्मली द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट was an act of a parliament Great Britain intended to overhand the management of the East India Company। वो अपने हाथ में ले लेती है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है जी। अब जो गवर्नर था, क्या बोल रहा हूं मैं, जो गवर्नर था, जो रॉबर्ट क्लाइव घूमा रहा था, उसकी पोस्ट को चेंज कर दिया, उसका नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। इससे पहले क्या था, कंपनी का राज था। अब क्या हो गया, कंपनी के राज के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने पास शक्तियां काफी सारी ले ली। ठीक है जी, बहुत सारी शक्तियां ली कि आप 10% से ऊपर डिविडेंड नहीं दोगे, ये निजाम सिस्टम खत्म करो। इसलिए वो निजाम सिस्टम खत्म हो गया। उन्होंने क्या बोला, ये लैंड है, इसकी बोली लगवाओ, इसकी बोली लगवाओ और इनसे कर लो। ठीक है जी, बोली लगवाओ, इससे कर लो, देखो क्या क्या पैदा हो सकता है, क्या पैदावार है। ठीक है जी। तो इसको कहा गया, आपने सुना होगा जी, मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, सुना है बेटा कभी? सुना है, सब कहते हैं कि कलेक्टर बन जाए यार मेरा बेटा। पता है कलेक्टर कौन होते थे उस जमाने के अंदर? अंग्रेज ऊपर से बोलते थे, हुक्म देते, जाओ और जाके राजा से वो लेके आओ, पैसा लेके आओ। वो कलेक्टर जाता था, वो सारा कर इकट्ठा करके कलेक्ट करके उसको आगे, उसको बोलते थे कलेक्टर। समझ गए आप? 2025 आ गया, आज भी उसको क्या कहा जाता है, कलेक्टर कहा जाता है। कलेक्टर उन जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उन लोगों से जबरदस्ती पैसा छीन कर अंग्रेजों तक पहुंचाने वाले को कलेक्टर कहते थे। समझ गए? आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। तो जो पहला जो गवर्नर जनरल बना उसका नाम क्या था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल से पोस्ट किसमें चेंज हुई है, गवर्नर जनरल। तो ये था 1773 का बेटा कौन सा एक्ट, ये एक्ट था आपका 1773 का पहला एक्ट आया। अब आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा? क्या क्रोनोलॉजी है कि 1757 के अंदर, जब 1757 आया, जब रॉबर्ट क्लाइव ने सत्ता हथिया ली उसकी, अब जब सत्ता सारी की सारी हथिया ली, उस टाइम के अंदर आपका जो उन्होंने वॉर्स लड़ी उससे पैसों की तो कमी थी। फिर ये भाई साहब अपना ही नया सिस्टम लेके आ गए, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेके आ गए। इसके अंदर क्या था, निजाम राइट गए राजा जी के पास, और रिवेन्यू राइट, दीवानी राइट किसके पास चले गए, सारे के सारे ब्रिटिश हुकूमत के पास। ठीक है जी। लेकिन सरकार के पास, कंपनी का पैसा नहीं था, क्योंकि करप्शन बढ़ चुका था, ब्राइब बहुत बढ़ चुकी थी। और 1773 के अंदर जो ब्रिटिश की जो हुकूमत है, जो पार्लियामेंट है, वो इनकी कमान अपने हाथ में लेने की ट्राई करती है, और पोस्ट को, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज कर दिया जाता है किसके अंदर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, डॉट छोड़ देना यहां तक समझ में आ गया हो तो। अब देखो भाई क्या था, ये हमारा भाई है गवर्नर ऑफ बंगाल, क्या नाम हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। ये कौन है भाई, वॉरेन हेस्टिंग है। अब रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर यह था कि जो बॉम्बे और जो मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है, जो मद्रास हमने जीता है और जो बॉम्बे हमने जीता है, वो सारा किसके पास जाएगा, बंगाल के पास जाएगा। मतलब जो बंगाल में बंदा बैठा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि मद्रास और बॉम्बे में क्या होगा। समझ गए बात का मतलब? उसके बाद यहां पर 4 बंदों की एक टीम बनाई जाएगी, गवर्नर जनरल के साथ 4 बंदे और भी होंगे। वो 4 बंदे अपना सुझाव देंगे किसी मुद्दे के ऊपर। अगर 2:2 की टाई हो जाएगी तो गवर्नर जनरल अपना वोट डालेगा, तो मेजोरिटी से वो डिसीजन पास हो जाएगा। समझ लो ना, पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंपनी चला रहा हूँ, आज जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने बोला कल क्लास नहीं है जी, कल 2 बजे क्लास होगी।
अब मेरे साथ 3 बंदे और भी होंगे तो दिक्कत होगी ना, समझ गए ना। तो पहले तो कंपनी जो मर्जी कर रही थी, लेकिन अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने एक और चीज जोड़ दी कि आपके साथ 4 बंदे और भी जुड़ेंगे। समझ गए बात का मतलब बेटा क्या चल रहा है। तो ये था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी किसके पास चलेगी, इन लोगों के पास चलेगी, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला यार कि जो ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको सदा भी तो दिलवा देंगे ना। इन्होंने कोर्ट बनाया, फोर्ट विलियम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता के अंदर, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया। वहां पे चीफ जस्टिस भी बना। तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो कलकत्ता के अंदर 1774 में बनाया था, और ब्रिटिश ने अपना लीगल सिस्टम यहाँ पर लागू कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पर गोरे आए, जजेस आए, गोरे जजेस आए। मैं आपको बताऊंगा, जब अभी तो मैं आपको ये वाले एक्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इन्होंने कैसे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस करा हमारी। ठीक है जी, हिंदुओं के लिए गोरे होंगे लेकिन मुसलमानों के लिए मौलाना वकील होंगे, वो जजेस होंगे। मैं बताऊंगा आपको, बड़ी अच्छी स्टोरी है वो भी। अब देखो इसमें ना बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी क्या थी, कमियां थी। समझ गए। अब ब्रिटेन के अंदर एक प्रधानमंत्री बनता है पिट्स। कौन बनता है, पिट्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया प्रधानमंत्री बनता है पिट्स। वो कहता है कि नहीं यार ये कंपनी ठीक से काम आज भी नहीं कर रही है, आज भी इसके अंदर दिक्कत है। वो अपना लेके आता है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं पिट्स एक्ट 1784। आए थे इसके 1784। अब पिट्स प्रधानमंत्री बनता है पूरे 11 साल के बाद। 1773 में आया चार्टर एक्ट, उसमें कमियां थी, मैं क्या बता रहा हूं, उसमें कमियां थी। उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। 11 साल के बाद इस एक्ट को लाया गया था। इसके अंदर ये था, इन्होंने बोला हम एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएंगे। अब जो अल्टीमेट जो गवर्नमेंट के साथ क्राउन भी पार्टिसिपेट करेगा, मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी जो होगी वो क्राउन के पास होगी। पहले गवर्नर जनरल डिसाइड करेगा क्या करना है, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अगर क्राउन को लगता है कि सही है गलत है तो क्राउन चेंज कर सकता है। क्राउन अभी डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, मतलब जो क्वीन जो किंग फैमिली है हमारी ब्रिटेन की, वो भी डायरेक्ट नहीं कर रही है, इनडायरेक्टली। पहले गवर्नर जनरल, फिर पार्लियामेंट करेगी, और फिर कौन करेगा, किंग्स करेंगे, जो ब्रिटेन के जो किंग वगैरह थे वो करेंगे। अब क्या हुआ, अब जो पूरा का पूरा हमारा जो देश है उसको कैसे लूटा जाएगा। सबसे पहले तो पार्लियामेंट लूट लेगी वहां की, उसके बाद अंग्रेज लूटेंगे। बेसिकली ये था। और तीसरी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज, ये सारी हमारी धन दौलत लूट के सीधा वहां लेके जाया करेंगे। अब वो क्या करते थे, सीधा राजा को बोलते थे, पत्र भेजते थे, 50 लाख चाहिए, 40 लाख चाहिए, नहीं देगा तो वॉर छेड़ देंगे, नहीं तो तेरे को हटवा देंगे। सिंपल सा इनका लॉजिक था। मतलब इनका ऐसा होता था कि शाम तक टैक्स चाहिए, उसको बोलते थे सनसेट टैक्स। अगर शाम तक टैक्स आ गया तो ठीक है, वरना सुबह वो राजा ही नहीं दिखाई देगा। इतने खतरनाक थे अंग्रेज, इतने खतरनाक। हमारी कमियां थी क्योंकि हम बिटे हुए थे। ठीक है जी। तो 1773 में चार्टर एक्ट आया, 1784 के अंदर कौन सा एक्ट आया, पिट्स एक्ट आया। पिट्स एक्ट क्यों आया था, क्योंकि 1773 के अंदर जो एक्ट आया था उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए आया था। यहां तक समझ में आया तो ऑनलाइन वाले बेटा यस लिखना, तुम सबको समझ में आया बेटा। आगे बढ़ते। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट अब भी बहुत परेशान है, अब भी इनके हाथों से चीजें ठीक नहीं हो रही, उनको और कंट्रोल पर, पैसा बहुत आ रहा है ना, बहुत पैसा आ रहा है, और पैसा चाहिए उन लोगों को। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू बहुत पैसा आएगा। अब ये लेके आते हैं चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। अच्छा, अगर आपको एक बात याद हो, आपको बात याद हो, जब मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कुछ एम्प्लॉयज क्वीन के पास गए थे। उन्होंने क्वीन को बोला था मैडम हाथ पैर जोड़ रहे हैं, एक चार्टर लिख के दे दो कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, याद आया। और हम पूरे सब कॉन्टिनेंट में केवल एक कंपनी काम करेगी, है ना, हमारी मोनोपोली रहेगी, है ना। अब ये है चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट को यह बताया गया कि कंपनी अब अगले 20 साल तक भी और काम करेगी। तो 1793 के अंदर वो जो चार्टर एक्ट क्वीन ने लिखा था बहुत पहले, उसको दोबारा से पास करा गया, और इसके अंदर यह बताया गया कि कंपनी जो है 20 साल तक अभी और काम करेगी। ठीक है जी। अब सारी जो पावर्स थी मद्रास की और बॉम्बे की, उनके भी गवर्नर्स को हटा दिया और सब गवर्नर जनरल को दे दिया, वो काम करेगा। अगले 20 साल के लिए मोनोपोली रहेगी। अब ये टर्म मैं आपको बता रहा हूं, बार बार आएगा। मोनोपोली का मतलब केवल एक कंपनी राज करेगी पूरे इंडिया के ऊपर। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें यह कहा गया कि इस कंपनी का जितना भी सैलरीज होगा, स्टाफ होगा, वो सब कंपनी भरेगी, हम कुछ नहीं देगा। मतलब पार्लियामेंट सिर्फ पैसा लेगी, खर्चा सब तुम्हारा रहेगा। ठीक है जी।
अब उसके बाद क्या हुआ, सारे खर्चे निकालने के बाद 5 लाख पाउंड हर साल वहां भेजना पड़ेगा इंग्लैंड के अंदर। 5 लाख पाउंड, आज के टाइम पे 100 रुपए का एक पाउंड हुआ पड़ा है। 100 को मल्टीप्लाई कर दो, 500 लाख हर साल देना पड़ेगा उनको। ये तो वो है जो प्रॉफिट देना उन लोगों को, बाकी तो छोड़ दो, तो पैसा वो लूट रहे हैं। 500 लाख देना पड़ेगा आपको हर साल का, समझ रहे हो? समझ गया ना बेटा? तो हर साल आपको देना पड़ेगा। उस जमाने की बात आपको मैं बता रहा हूं कैसे उन्होंने हमारे को लूटा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो अब समझ में आ गया यहां तक बेटा? 1793 के अंदर ये आया हमारे पास। अब क्या हुआ, ब्रिटेन के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने बोला ये क्या चक्कर है, केवल एक कंपनी काम करेगी यार। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में जितने भी ठेके हैं 2-3 कंपनियों के पास ही जाते हैं। आप भी कंपनी बना सकते हो ना, बोल सकते हो भाई हमारे को भी कंपनी बना के दो, लेकिन हम इतने अमीर हैं नहीं। अब जो बड़े लोग होंगे वो जाएंगे गवर्नमेंट के पास, बोलेंगे यार ये क्या चक्कर है कि एक कंपनी मोनोपोली क्यों है, अभी एक लूट रहे हैं, अगर हम 5-6 बंदे और चले जाए फिर कितना लूटेंगे इसको, समझ रहे हो ना? अब मान लो डॉक्टर ने तो लूट लिया, केमिस्ट तो आएगा, समझ गए ना? इन्होंने ये बोला ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों, हम भी तो हैं। फिर आता है चार्टर्ड एक्ट 1813 का। अगर आपको याद हो तो 1793 आया था, 20 साल बाद एक्ट नहीं आना था दोबारा से, तो दोबारा से चार्टर एक्ट आया 1813। समझ गए चार्टर एक्ट क्या था? तो 1793 में वो एक्ट आया कि 20 साल बाद तुम्हारे को फिर दोबारा आना पड़ेगा मेरे पास। अब वो आ गए। अब इसमें क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1813 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मोनोपोली को एंड कर दिया। अब जो बाकी कंपनीज हैं वो भी भारत में आ सकती थी, लेकिन वो चाइना नहीं जाएंगी, वो चाइना नहीं जाएंगी। तो ये था 1813 का। इसमें एक और घटना होती है चार्टर एक्ट 1813 के अंदर। इससे पहले मिशनरीज भारत में अलाउड नहीं थे, अब मिशनरीज भारत में आने लग गए। तो चार्टर एक्ट 1813 ही वो एक्ट था जिसके अंदर मिशनरीज को भारत में भेजा गया, प्लस हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए अब ईस्ट इंडिया कंपनी देगी कि भारत के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलो और उनके बच्चों को और अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाओ भी। ठीक है जी, क्योंकि उनको क्लर्क चाहिए थे सस्ते, क्लर्क कहाँ से आते हैं? समझ गए यहां तक? तो ये था 1783 का, 1713 का। तो 1700 सबसे पहले 73 में एक एक्ट आया, समझ गए बेटा? 1773 में एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 के अंदर। फिर 1784 के अंदर पिटीज एक्ट आया। फिर 1793 के अंदर चार्टर एक्ट आया, उसने 20 साल के लिए बोला था आना। फिर 1813 में दोबारा से एक्ट आया जिसमें मिशनरीज को भी लागू करा गया और मोनोपोली को एंड कर दिया गया। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब अगले 20 साल बाद फिर दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि हर 20 साल उनको आना ही पड़ेगा। हर 20 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब ये 1833 के अंदर आते हैं। इस समय 1833 के एक्ट के अंदर मोनोपोली खत्म कर दी जाती है, बाकी कंपनीज भी आती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, क्राउन भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है और ब्रिटिश पार्लियामेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है। मोनोपोली उनकी खत्म होगी जाती है। अब यहां पर क्या होता है, बड़ी तगड़ी चीज होती है। 1833 का जो एक्ट है ना, वो कहता है यार कि ये जो एक्ट है इसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। वो कहते क्या चेंज करना है? यार हम पूरे भारत पे राज कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लगा रखा है, गवर्नर जनरल ऑफ इसको इंडिया कर दो। बंगाल को नहीं, पूरी इंडिया पे किसका राज है? हमारा राज है। यहीं से जो नाम है गवर्नर जनरल का, ठीक है, बंगाल, वो किस में चेंज हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है जी। तो ये 1833 का एक्ट था। इसने ये बोला कि जो रॉयल चार्टर है उसको अगले 20 साल के लिए दे दिया जा रहा है। ठीक है जी, कंपनी काम कर सकती है, लेकिन हम यहां पर कुछ बाकी कंपनीज को भी आने देंगे। ओपियम के लिए सिर्फ वो चाइना के लिए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बाकी कंपनीज भी ट्रेड कर सकती हैं। और यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोला जाने लग गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको रॉबर्ट क्लाइव समझ में आया, आपको वॉरेन हस्टिंग समझ में आया, वो कैसे गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, और अब आया लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है जी। तो इट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मेड इट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटेड बॉडी। अब तक यहां पर क्या हो गया, अब सारा का सारा जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी क्या होना है क्या नहीं होना। कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट विल डिसाइड कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है जी, केवल पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अब इनको कितने साल को बताना पड़ेगा यहाँ पे? 20 साल बाद। अब दोबारा से 20 साल बाद इनको आना पड़ेगा। अब ये चले गए 1853 के अंदर। अब आए इनके पास, पार्लियामेंट के पास, भैया दोबारा से जरा पेपर पर साइन कर देना जरा,
इन्होंने बोला भाई अब कोई साइन नहीं है, अब तुम हर 20 साल मुंह चुप के आ जाते हो। अब ऐसा करो, जब तक हम कोई नया एक्ट नहीं बनाते हैं तब तक तुम ही राज करो। समझ गए? मतलब जब तक हम नया एक्ट बना ही नहीं रहे हैं तो तब तक तुम लोग आराम से अपना राज कर लो। ये था 1853 का। इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करा गया। इसको 93, 83 और 33, 20-20 साल याद है बेटा? 1793, फिर 1813, फिर 1833 की रिन्यूड करेंगे हर 20 साल के बाद। दिस एक्ट डिड नॉट मेंशन द टाइम पीरियड फॉर विच द कंपनी चार्टर वाज बीइंग रिन्यूड। ठीक है जी। इस एक्ट के समय लॉर्ड डलहौजी था भारत का गवर्नर जनरल। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्की बात? यहाँ तक के लिए बेटा डॉट छोड़ेंगे एक बार ऑनलाइन वाले भाई बहन। यार पेपर बहुत वो हो रहा है ना, डिफिकल्ट आ रहे हैं इसीलिए। हैं? ठीक है जी, समझ में आ गया। अब भारत में घटना हो गई। अब घटना क्या हो गई? भारत में तो क्रांति हो गई। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके अंदर 1757 की 1857 की भारत में क्रांति हो गई। ये तो हक्के बक्के हो गए भाई, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया है? अब तो पार्लियामेंट के हाथ में ही बात नहीं आ रही। पहले तो कंपनी संभालनी नहीं जा रही थी, इन्होंने बोला कंपनी राज करेगी, तो 5 साल में ठन ठन गोपाल हो गए। है ना? वो तो सोचते थे आराम से पैसा पूसा खाएंगे, आराम से बैठ के ऐश करेंगे। ये तो हालात और जज्बात दोनों ही बदल दिए। अब यहाँ पर आता है और खतरनाक एक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1580 1858। इसमें जो कंपनियां, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये जो जितना भी राज कर रहे हैं सबको एंड कर दिया। सब कुछ एंड कर दिया। और जो क्वीन है उसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। उस जमाने में क्वीन एलिजाबेथ एक थी। सब कुछ उसने बोला सब मैं डिसाइड करूंगी। अब जो गवर्नर जनरल है उसको वहां से उठाओ और फेंको, मतलब उसका नाम चेंज करो। अब इसको एजेंट बना दो। क्या बना दो? एजेंट। अब ये काम करेगा मेरे लिए। अब उस टाइम पे एजेंट वर्ड नहीं होता था, एजेंट बहुत बाद में आया, ये अमेरिकन वर्ड है एजेंट। इनको नाम दिया गया वॉइस रॉय। जैसे को तुम्हें इंग्लिश में बोले यू आर डॉग, सुनने में अच्छा लगता है। तुम्हें को बोलो तुम कुत्ता हो, अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? कुत्ता है, वो लगेगा यार वो क्यूटी है और जीभ हिला रहा है, क्यूट लग रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें कुत्ता बोलेगा, तुम्हें लगेगा यार वो जो घूम गलियों में घूमता हूँ मैं वो हूँ। सेम ये भी वही चीज है। समझ रहे हो? काम तो वो एक ही कर रहा है। एजेंट बोल लो या उसको वॉइस रॉय बोल लो। अगर आप वॉइस रॉय को सर्च करते हो गूगल के ऊपर, लिखा होता है द एजेंट हु एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ किंग और क्वीन। ठीक है जी। अब यहां से उसको नाम दिया गया लॉर्ड, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से वो इंडिया हुआ, इंडिया से वो क्या हो गया? वॉइस रॉय। तो गवर्नर जनरल से क्या बन गया? वॉइस रॉय। और यहां से सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। वॉइस रॉय भारत ने भोगा, क्वीन जो कहेगी वॉइस रॉय वही करेगा। ठीक है जी। और ये था लॉर्ड कैनिंग। और यहां से सीधा क्वीन राज करती है हमारे ऊपर। सीधा हमारे ऊपर राज करती है क्वीन 1858 से लेके 1947 तक। तो 1757 के आसपास जब कंपनी, वैसे तो देखा जाए तो वो तो मुगलों के 1600 से आगे थी। 1600 से आगे थी अगर आप देखोगे तो। लेकिन दुनिया ये कहती है कि 200 साल तक राज करा है। 200 साल तक, वो 1600 साल तो याद उन्होंने उन्होंने कौन सा हमारे को गोलगप्पे खिलाए थे? तभी तो हमें मार ही रहे थे। तो 1757 में जब वो अपने हाथ में सब कुछ ले लेते हैं, फिर 1858 में जब क्राउन अपने हाथ में ले लेता है, तो यहाँ से हम जो हैं, ये हमारा सारा का सारा एक्ट था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा एक्ट कैसे काम करते हैं भारत के अंदर। ठीक है जी। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये वो एक्ट है जो रेगुलेट करे भारत के अंदर। इनके टाइम पीरियड में भी घटनाएं हुई हैं, जैसे हिंदू विडो मैरिज एक्ट भी बिल आया, उसमें क्या कहते हैं सती प्रथा के लिए बिल आया। फिर मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या क्या करा, लॉर्ड मैकेले आया उसने क्या क्या करा। ठीक है जी। किस तरीके का करप्शन होता था, बहुत बुरे लेवल पे करप्शन होता था, बहुत बुरे लेवल। आज तो होता ही है, उस जमाने में बहुत तगड़ा होता था। अंग्रेजी करते थे, अंग्रेजों ने हमारे में डाल दिए। चलो भाई।